मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कशमकश का शिकार थी, क्योंकि यहाँ मैं एक अकेली लड़की रह गई थी। मुझसे पहले सभी लड़कियों के इंटरव्यू हो चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझसे पहले जाने वाली सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा लायक लग रही थी। किसी ने एमए तो किसी ने एमफिल कर रखा था। मेरी हमउम्र जितनी भी लड़कियां थी, वो मुझे एक तो बेहद खूबसूरत मालूम हुई, और दूसरा ये कि उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा भी नहीं था। वो बहुत मॉडर्न किस्म की लड़कियां थी, जबकि मेरा एक तो वजन ज्यादा था और दूसरा मेरी रंगत भी काली थी। मैं अपनी काली रंगत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार रहती थी। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरे काले रंग की वजह से लोग मुझे वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं देते जो बाकी लोगों को मिलती है। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, जबकि मेरी उम्र की बाकी लड़कियां पतली पतली और बहुत ही खूबसूरत नाजुक होती थी। बहरहाल मैं अंदर गई तो मुझे इंटरव्यू लेने वाले आदमी को देखकर डर सा लगा था। वो 6 फीट का आदमी होगा। उसका सर गंजा था, बालों से खाली, मगर चेहरे पर घनी घनी मूछें थी। उसे देखकर पुरानी फिल्मों के किसी विलेन का गुमान होता था। उसने गरजदार आवाज में मुझे कमरे का दरवाजा बंद करने को कहा। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके सामने बैठ गई। मुझे सर से पांव तक घूरकर उसने एक ही बात कही, तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे शर्मिंदगी हुई कि शायद अब वो मुझे इस नौकरी के लिए कभी नहीं चुनेगा। जी मैं 25 साल की हूँ। लगती तो नहीं हो 25 साल की, ऐसा मालूम होता है कि तुम 30 साल की हो। उसने इन बातों से मेरे आत्मसम्मान को जैसे जमीन पर उड़ेल दिया था। मैंने फिर भी अपना आत्मविश्वास बहाल करके अपनी हिम्मत जमा की और इंटरव्यू के लिए दिमागी तौर पर खुद को तैयार कर लिया। उसने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछे। फिर उसने किसी को फोन किया। गहरी सोच में मेरी तरफ देखकर उसने कहा, तुम कल से नौकरी पर आ सकती हो। उसके चेहरे को देखकर मैं हैरान थी। उसके मुंह से निकलने वाली बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझसे झूठ बोला हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दिल में सोचा। आपको कितनी तनख्वाह चाहिए? उसने मुझसे अगला सवाल किया तो मैंने दिल में कहा कि शुक्र है मुझे नौकरी मिल गई। अब मैंने इससे अपनी मर्जी की तनख्वाह मांग ली तो कहीं मेरा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। जितनी आप कहेंगे सर, मुझे उतनी तनख्वाह कबूल है। तुम पहले किस तनख्वाह में काम करती थी? जी 10,000 रुपये महीना में। मैं एक गवर्नमेंट टीचर की जगह पढ़ाती थी। उनकी हाजिरी लग जाती थी और उनकी जगह पढ़ाती मैं थी। मतलब तुम पढ़ी लिखी हो? उसने तंज भरे अंदाज में मुझसे कहा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उसका अगला सवाल बहुत अजीब था, मगर मैंने उसे सीधा सादा सा जवाब दे दिया। लेकिन जब उसने मुझसे तनख्वाह पूछी तो मैंने बस 20,000 रुपये ही बताई थी। पर उसने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि तुम्हारी तनख्वाह इससे कई गुना ज्यादा होगी। कम से कम कितनी? मैंने उससे डरते डरते कहा तो उसने हैरत का एक पहाड़ मेरे सर पर दे मारा। 5 लाख रुपए हिंदुस्तानी। उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि वो मुझसे कोई मजाक कर रहा हो। 5 लाख रुपये वो किस बात के दे रहे थे? मैंने उससे पूछा। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं बाहर आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी सीवी उसके ऑफिस में रख दी थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इस नौकरी के लिए चुना गया है। वहां खड़े लड़के लड़कियों से मैंने पूछा, ये किस चीज की नौकरी है? उन्होंने कहा कि ये तो दुबई में एक ऑफिसर की नौकरी है जो एक पूरे ऑफिस को संभालेगा। मैंने कहा कि अगर ये ऑफिसर की नौकरी है तो यहाँ पढ़े लिखे किसी लड़के या लड़की को होना चाहिए। हाँ तो तुम्हें किसने कहा कि किसी अनपढ़ को यहाँ इंटरव्यू देने की इजाजत है? एक तेज तर्रार लड़की ने मेरी तरफ देख कर कहा। तो मैंने उसकी तरफ देख कर गर्वीले अंदाज में एक ही बात बोली थी कि मुझे नौकरी मिल गई है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। इसे कैसी नौकरी मिल सकती है? यकीनन ये झूठ बोल रही होगी। मेरे पीछे बहुत सारे लोगों ने यही बात की। मैं अपने घर आ गई। घर आकर ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो माँ ने बजाय खुश होने के मुझे तेवरी चढ़ाकर देखा और बोली, संध्या तुम होश में तो हो? तुम में ऐसा क्या है, कौन सा हुनर है कि कोई तुम्हें 10,000 भी देगा? तुम 5 लाख की बात कर रही हो। मुझे तो हैरत है उस टीचर पर जिसने तुम्हें अपनी जगह रखा था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मेरी बुराई ही की थी। मामा, किसी ने मेरे अंदर कुछ देखा होगा तभी तो इतनी बड़ी नौकरी दी है ना मुझे। बेटा, दुबई में बहुत किस्म के फ्रॉड होते हैं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आई ये बात? माँ ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा। इतने में मेरा भाई आ गया। माँ को परेशान देखकर कहने लगा, माँ किस बात की फिक्र कर रही हो? माँ ने उसे 5 लाख वाली नौकरी का भी बताया। सारा मामला भी उसके सामने दोहराया तो माँ कहने लगी कि मुझे लगता है यह आदमी दुबई में लड़कियां ले जाकर उनसे बुरे काम करवाता है।
मेरी बात सुनकर मेरा भाई हंसा और बोला, माँ आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई? किस मोटी भद्दी से उन्होंने कौन सा काम करवाना है? जाहिर है ऐसी लड़कियां तो सिर्फ ऑफिसों में ही काम करती हैं। आपको क्या लगता है कि वो आदमी जो इसे नौकरी देगा दुबई जाकर इससे मॉडलिंग करवाएगा? इसकी शक्ल देखें, कद देखें, मोटापा देखें, इससे मॉडलिंग करवा ही ना ले कोई। आप ये मत सोचिएगा कि वहां जाकर ये नाच गाना करेगी। माँ इसे जाने दे, ज्यादा से ज्यादा उधर कुछ इसके साथ बुरा हुआ तो लोग इससे मजदूरी ही करवाएंगे। इस काली शक्ल और इस मोटे जिस्म के साथ इसे कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली थी। शुक्र करें कि इन लोगों ने इसे नौकरी की पेशकश कर दी। वैसे तनख्वाह कितनी है? मेरे भाई ने जब तनख्वाह के बारे में सुना तो वो मुझे फटी फटी नजरों से देखने लगा। सच बताओ संध्या, तुम क्या करके आई हो? कहीं तुम कोई बहुत खतरनाक माफिया के साथ काम करने तो नहीं जा रही? नहीं भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। उस आदमी ने शायद मेरा सीधा साधापन देखकर मुझे नौकरी दी है। जरूरी तो नहीं कि हर नौकरी के लिए खूबसूरत और तेज तर्रार लोगों को ही रखा जाए। हो सकता है कि किसी खूबसूरत औरत को अपने पति के काम करने के लिए घर में कोई औरत चाहिए हो, तो वो किसी बदसूरत लड़की को यानी मेरे जैसी कोई लड़की को नौकरी देना चाहता हो। ये कहकर मैं रोने लगी तो मेरा भाई मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे सर पर दिलासा दिया और बोला, तुम रो नहीं। मैंने जो भी कहा था वो मजाक में कहा था। ऐसा मैं कभी नहीं सोचता कि मेरी बहन बेवकूफ़ है या फिर बदसूरत है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मेरी बहन बाकी लड़कियों की तरह नाजुक तितली नहीं है, बल्कि वो एक बहादुर शेरनी है। मेरे भाई ने मुझे ये बात समझाकर जैसे जाहिर कर दिया था कि मैं किसी के लिए भी मॉडलिंग या फिर डांस वगैरह नहीं कर सकती। मुझे अगर दुबई में कोई नौकरी मिल रही है तो जरूर वो कोई अच्छी नौकरी ही होगी। इसलिए मैंने अपना दिल संतुष्ट कर लिया। माँ से कहा कि मैं कल उन लोगों के ऑफिस जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मुझे कब और कैसे अपने कागजात जमा करवाने हैं, दुबई के लिए कब निकलना है। अगले ही दिन मैं स्काईलैंड के ऑफिस पहुंच गई। उन लोगों ने मुझसे काफ़ी तफसील में बातचीत की। मेरा इंटरव्यू भी हुआ जिसमें कोई खास सवाल जवाब नहीं थे। बस मुझसे यही पूछा गया कि मैं ज़्यादातर क्या खाती पहनती हूँ, मेरे घर में कितने बहन भाई हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे मुताबिक ही पूछा जा रहा है। हालांकि उन लोगों के हिसाब से कोई भी ऐसी हुनर वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं थी जिससे वो मुझसे फ़ायदा उठा सकते। बहरहाल मैं तो उनके सवालों के जवाब देती गई क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिस पर मुझे फख्र होता। मेरे कागजात जमा हो चुके थे और अब मुझे दुबई के लिए निकलना था। मेरे घर वाले बहुत डर रहे थे। तभी मेरी एक बुआ हमारे घर आई और मुझसे कहने लगी कि बेटी, औरत चाहे जितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, उसके अंदर उसकी कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। ऊपर वाले के लिए ऐसा कोई काम न करना कि हमारे खानदान की इज्जत पर उंगलियां आए। मुझे अपनी बुआ की बातें बहुत बुरी लग रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बुआ मेरे बारे में इतनी बुरी और घटिया बातें सोचती है। बुआ का अपना बेटा भी दुबई के उसी इलाके में था जहां मैं जा रही थी, लेकिन वो एक डॉक्टर भी था और उसके साथ साथ एक फार्मेसी में भी काम करता था। मुझे बस एक ही बात का अफसोस था कि बुआ का अपना बेटा तो दुबई में ही है, लेकिन बुआ अपनी भतीजी को मना कर रही है कि तुम कहीं मत जाना, हमारे खानदान की इज्जत पर आंच आ जाएगी, वगैरह वगैरह। मेरे दिल में सख्त गुस्सा था। कम से कम उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जो भी कर रही थी अपने घर वालों के लिए ही कर रही थी, घर वालों की इज्जत बिगाड़ने या खराब करने के लिए तो नहीं। मेरी माँ ने भी कह दिया कि बुआ का कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह की बात करने का। मेरे घर वाले भी मेरा हौसला बढ़ा रहे थे और अब वो लोग मेरा साथ भी दे रहे थे। हालांकि इससे पहले मेरी माँ कभी भी मुझसे खुश नहीं होती थी, पर अब चूंकि मैं एक नौकरी करने जा रही थी तो मेरे भाई और माँ दोनों को ही बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मैं उनके लिए ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगी। 5 लाख रुपयों में बहुत कुछ हो सकता था। इसी वजह से मेरा भाई कारोबार करना चाहता था और मेरी माँ दूसरी बहनों का दहेज बनाना चाहती थी। तय किए गए दिन में अपने घर से निकली। मुझे ले जाने के लिए उसी कंपनी का एक आदमी अपनी गाड़ी के साथ हमारे घर के बाहर खड़ा था। उस वक्त मुझे अपना आप बहुत इज्जतदार और खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि जाहिर है मैं एक बहुत बड़ी जगह पर नौकरी करने जा रही थी। मेरी तनख्वाह 5 लाख तय हुई थी। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि मैं जिस जगह जा रही थी वहाँ मेरी इतनी इज्जत थी कि मुझे 1 महीने के 5 लाख रुपये मिलना थे। मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो मुझे एक थैला थमा दिया गया। मुझे बताया गया कि इसमें तुम्हारी नौकरी के दौरान पहने जाने वाले कपड़े शामिल है। कपड़ों का शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में उल्टे और सीधे दोनों किस्म के ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि कहीं कपड़ों के नाम पर मुझे छोटे छोटे से कपड़े ना पहना दिए जाएं, जो मेरे लिए पहनना नामुमकिन बात थी। भला ऐसे कपड़े पहनकर मैं यहाँ क्या करूंगी?
मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर कोई उल्टे सीधे अधखुले कपड़े पहनने के लिए मुझे कहा गया तो मैं ऐसा करने से इनकार कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ एक इज्जत से नौकरी करने आई थी, इस तरह से अपने शरीर की नुमाइश करने तो नहीं आई थी। पर मैंने जब वो कपड़े खोल कर देखे तो वो बहुत अच्छे कपड़े थे। भले ही हमारे अपने कल्चर के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थे, मगर दुबई के हिसाब से वो कपड़े बिल्कुल सही थे। मैंने सोच लिया कि ये कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैंने वो कपड़े अपने बैग में डाल दिए। काले रंग की एक और गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मुझे रिसीव करने और फ्लैट में ले जाने के लिए खड़ी थी। मैं जैसे ही उस गाड़ी में बैठी तो मेरी नज़र गाड़ी चलाने वाले आदमी पर पड़ी। वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे हिंदुस्तान वाले ऑफिस में मिला था। उसके सर पर भी एक बाल न था, बड़ी बड़ी मूछों वाला यह आदमी मुझे खौफनाक लग रहा था। फिर मैं खुद पर ही हंस पड़ी कि मैं किस तरह की बातें नोट करती हूँ और कैसे कैसे खतरनाक ख्याल अपने दिमाग में लाती हूँ। भला इस बात का मेरी नौकरी पर क्या फर्क पड़ता है। मैंने खुद को तसल्ली दी। अब मैं सोच रही थी कि बस मैं दिल लगाकर अपनी नौकरी करूंगी। मगर कार से उतरते ही एक लड़की मुझे रिसीव करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे हैरत थी कि ये तो एक क्लिनिक था जहाँ पर एक लड़की मेरा इंतजार पहले से ही कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट करेगी, जिसके रिजल्ट पर मुझे नौकरी के लिए फिट कर दिया जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपना मेडिकल अपने ही देश से करवा कर आ चुकी हूँ, बगैर मेडिकल के तो मुझे दुबई का वीज़ा भी ना मिलता। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और भौहें उचकाकर बोली, तुम्हारा मेडिकल यहाँ दोबारा नए सिरे से होगा और इसके लिए तुम्हें तैयार भी होना पड़ेगा। कैसी तैयारी? मैंने उससे पूछा तो वो अपना हाथ हवा में नचाकर बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक मेडिकल एग्जाम से पहले किस चीज़ की तैयारी की जाती है? जाओ, नहा धोकर साफ सुथरी होकर वहाँ बैठ जाओ और हॉस्पिटल का गाउन भी पहन लो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई मेडिकल ना हो बल्कि कोई ऑपरेशन किया जाना हो। बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन सोचा कि जाहिर है 5 लाख की नौकरी के लिए वो किसी ऐसे बंदे को तो अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे जो कि सेहत के हिसाब से कमजोर हो या फिर उनकी कंपनी के लिए फिट ना हो। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मुझसे ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन बस फिर अपनी माँ और अपने भाइयों के ख्वाब सोचकर मैंने नहा धोकर वो मेडिकल का गाउन पहन लिया था। अब मुझे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया। मेरा ख्याल था कि जो कुछ होगा वो मुझे याद रहेगा, मुझे नजर आएगा। थोड़ी देर के बाद कमरे में अंधेरा छा गया और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मुझे जूस पेश किया गया। मैंने घड़ी पर समय देखा तो मुझे यहाँ आए हुए 6-7 घंटे गुजर चुके थे। मैंने परेशानी से उस आदमी की तरफ देखा जो मुझे जूस देने आया था। मैं यहाँ कितनी देर से हूँ? जी, आपको यहाँ 10 घंटे हो चुके हैं। आप काफ़ी देर से भूखी हैं, इसलिए पहले आप जूस पिएंगी, उसके बाद आपको खाना दिया जाएगा। मैं बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी कि मैं 10 घंटे से इसी हालत में पड़ी थी। आखिर इन लोगों को मुझ पर रहम नहीं आया कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट से आई थी तो भूखी थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था और इन लोगों ने मुझे इतने मुश्किल टेस्ट के लिए भेज दिया। मेरी परेशानी मुझे खाई जा रही थी। खैर, मैंने सोचा एक ही दिन की बात है। जूस वगैरह पिया, उसके बाद मुझे खाने के लिए खाना दिया गया। मैं वो खाकर बाहर आकर बैठ गई। मुझे उस नर्स ने कहा कि अब तुम अपने घर में जा सकती हो, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। मैंने नर्स से पूछा कि क्या मुझे इस सब के बाद भी किसी किस्म के मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा? नर्स ने नहीं में सर हिलाया और बोली कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आप फिलहाल अपने फ्लैट में जा सकती हैं। बाहर एक ड्राइवर खड़ा था, वो वही ड्राइवर था जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वो चुपचाप बगैर कोई बात किए मुझे उस फ्लैट तक ले गया। ये फ्लैट मैंने पहली बार देखा था। यहाँ बाकी लड़कियाँ भी मौजूद थी और मुझे अब उन्हीं के साथ रहना था। मेरी नज़र उस फ्लैट यानी बिल्डिंग पर पड़ी तो वो काफ़ी ऊंची थी और उस पर कई मंजिलें बनी हुई थी। हर मंजिल में जाहिर है कोई ना कोई रहता ही था। बहुत सारे कमरे भी थे। मुझे तसल्ली हुई कि चलो मैं इस काम में अकेली नहीं हूँ, बाकी लड़कियाँ भी हैं। अब मेरे दिमाग से बाकी बातें निकल चुकी थी। दुबई की खूबसूरत बातें, दुबई की खूबसूरत लड़कियाँ देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जाहिर है मुझे यहाँ मॉडलिंग के लिए या किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि दुबई में इतनी खूबसूरत लड़कियां थी कि उन्हें छोड़कर कोई मेरी तरफ देखना भी क्यों पसंद करता। मेरा रंग भी काला और पक्का था, जबकि जिस्म भी भद्दा सा था, तो मुझे किसी बात में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस इस बात में थी कि मुझे कब पैसे मिलेंगे और मैं अपने माँ बाबा को भेजकर उनकी जिंदगियों को आसान बनाऊंगी। इसलिए मैं फ्लैट में जाते ही अपने माँ बाप को फ़ोन करने का सोचने लगी, मगर मेरे पास ना यहाँ की सिम थी, ना मुझे किसी और चीज़ का पता था। बस एक कागज़ पर माँ बाबा का नंबर भी लिखा था और घर का पता भी।
मैंने थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो तुरंत ही बंद कर दिया। मैंने देखा कि फ्लैट के आगे मौजूद गैलरी में 3-4 आदमी खड़े थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लोग मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दें। मैं उनके डर के मारे कमरे में ही बंद हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। कहने लगी कि अब तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह से तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अस्पताल आ जाना। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। मैंने जल्दी जल्दी उसका दिया हुआ खाना खाया और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह तकरीबन 7-8 बजे मैं उठकर नौकरी पर जाने के लिए तैयार बैठी थी। मेरे पास जो कपड़े थे उनमें से एक जोड़ा मैंने पहन लिया था। वही नॉर्मल सी तैयारी जो मैं यहाँ होते हुए किया करती थी। उसी तैयारी के साथ मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। गैलरी खाली थी, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बाहर आई आकर उसी औरत का इंतज़ार करने लगी। तभी मुझे वो काली गाड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़ी नजर आई। मैं भागती हुई उस गाड़ी तक पहुंची तो उसमें वही आदमी बैठा था। उसने इशारे से मुझे गाड़ी में बैठने का कहा। मैं गाड़ी में बैठी और उस अस्पताल में आ गई जहां पर मेरा मेडिकल किया गया था। मुझे लगा था आज से मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है और मुझे तनख्वाह भी मिलना शुरू हो जाएगी, बल्कि मैं अपनी नौकरी के हवाले से एडवांस तनख्वाह की भी बात करूंगी। दिमाग में ये भी जिज्ञासा थी कि आखिर मेरी नौकरी के पहले दिन मुझसे क्या काम लिया जाएगा, क्योंकि मैं नौकरी तो करना चाहती थी मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वहाँ मुझे करना क्या होगा। बहरहाल गाड़ी से मैं उतरी। मुझे देखते ही सामने खड़ी नर्स ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, आज फिर तुम ही आ गई, मुझे तुम्हारा ही टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? मेरा टेस्ट तो कल हो चुका है, आप दोबारा से मेरा टेस्ट क्यों करेंगी? जो कहा है चुपचाप मेरी बात मान लिया करो, मुझे ज़्यादा बहस करने की आदत नहीं है, वो भी तुम जैसी लड़कियों से। आ जाओ जल्दी से, मुझे तुम्हारा एग्जामिनेशन करना है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? मैंने वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने भी मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ तो सभी मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस नर्स ने आकर दोबारा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बोली कि तुम इंसान हो या जानवर? मैं तुम्हें कब से एक ही बात कहे जा रही हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ, और तुम हो कि यहाँ बुत बनी खड़ी हो। तुम्हें ऐसे खड़े होने का बिल्कुल हक नहीं है। यहाँ जिस काम के लिए लाई गई हो जल्दी से कमरे में आओ, नहा धोकर वो गाउन पहन लो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आंखों में आंसू आ रहे थे। आखिर इस औरत को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही थी? लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। उस औरत ने उसी तरह का गाउन पहनाकर मुझे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। कल के मुकाबले में तो आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मुझे उठकर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। जी चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर कहते हैं कि कभी कभी इंसान की नेक नीति उसे बचा लेती है। मैं वहाँ से बाहर आई तो इत्तेफाक से मुझे बुआ का बेटा दिख गया। आकाश भाई, आप यहाँ कैसे? मुझे देखकर वो मेरी तरफ हैरत से पलटकर बोले, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम नहीं जानती कि ये लोग क्या करते हैं लड़कियों के साथ? और ये तुमने हॉस्पिटल का गाउन क्यों पहन रखा है? हे भगवान, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ नौकरी का झांसा देकर बुलाया है? माँ ने मुझसे जिक्र तो किया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग इतने बेवकूफ निकलोगे। आकाश भाई मुझ पर चिल्लाने लगे और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आए। उन्होंने मुझे टैक्सी में बैठाया और बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी दौड़ाने लगे। तुम्हें पता है कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? नहीं आकाश भाई, बस मुझे बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर मुझे बहुत अजीब अजीब सा महसूस होता था। इन्होंने तो मुझे यही कहा था कि वो नौकरी करवाएंगे और मुझे 5 लाख रुपए महीने के देंगे। पागल लड़की, तुम में ऐसा क्या है? कौन सा हुनर है कि तुम्हें ये लोग 5 लाख रुपए देंगे? 1 मिनट के लिए भी तुमने अपने दिमाग में ये बात सोची नहीं कि आखिर तुम्हें इतने पैसे कोई क्यों देगा? कम से कम तुम में तो इतनी अकल होनी चाहिए थी। तुम्हारे मोटापे की वजह से ये लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये मोटे लोगों पर तजुर्बे करते हैं, ऐसे तजुर्बे जिससे मोटापा कम हो जाता है। ये लोग तुम्हें फैट बर्निंग के इंजेक्शन लगा रहे थे। मैं हैरान हूं कि इन लोगों के सीने में दिल नहीं है क्या? तुम इंसान हो, कोई जानवर नहीं हो जिस पर यह तजुर्बा किया जा रहा था। आकाश भाई गुस्से में थे। यकीन मानो, अगर हिंदुस्तान में हमारी कोई अच्छी खासी सांठ गांठ होती तो मैं इन लोगों पर केस कर देता, लेकिन ये यहाँ एक मेडिकल सेंटर है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने तुमसे कोई कागजात नहीं साइन करवाए, वरना तो हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। शुक्र है कि तुम्हारी सेहत बर्बाद नहीं हुई। अभी तुम्हें 2 ही दिन यहाँ हुए थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं कल ही तुम्हारा टिकट कराता हूँ और तुम वापस हिंदुस्तान जाओ
और प्लीज़ भगवान के लिए दोबारा ऐसे किसी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें पैसे भेजने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके कहीं अपनी जान के साथ मत खेल बैठना। ऐसा ना हो 5 लाख कमाते कमाते तुम्हारे जिस्म में ऐसी खराबी पैदा हो जाए जो तुम्हारी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर भी पूरी ना हो। तुम्हारे माँ बाप क्या तुम्हारी बलि देना चाहते हैं? अगर उन्हें इतना ही शौक है अपनी बेटियों को दहेज देने का तो तुम्हारे दिल गुर्दे क्यों नहीं बेच देते? मैं हैरान हूं कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। आकाश भाई का गुस्सा मुझे उस वक्त बहुत भला लग रहा था, बहुत अपनायत थी उस गुस्से में। सच बात तो यही है कि बुआ ने भी अच्छी और सही बात ही कही थी। वो तो मैं बेवकूफ़ निकली जो 5 लाख के आगे मेरी आंखों पर पट्टी बन गई, लेकिन शायद ऊपर वाले ने इसीलिए मेरी आंख खोल दी क्योंकि मेरी नीयत साफ थी और मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए कर रही थी। इंसान की नीयत अच्छी हो तो वो ईश्वर जरूर मदद करता है। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।